हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह कानून से संबंधित विषयों में भारत सरकार के द्वारा जो मामले उसे सौंपे जाते हैं उनके संबंध में सर्वोच्च अदालत यानी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के वकील के रूप में पेश होता है, यानी भारत सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करता है। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 76 में किया गया है। न्यायवादी के संबंध में हम पहले ही एक क्लास पूरी कर चुके हैं। इस क्लास में हम महान्यायवादी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो पहले प्रश्न में जैसे ये पूछा गया है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। हम कह सकते हैं कि भारत सरकार को कानून से संबंधित विषयों पर परामर्श भारत का महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत सरकार को कानून से संबंधित विषयों पर या कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो इसका आंसर हो गया महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 2, महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यानी महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो इसका आंसर हो गया भाग 5। इसका आंसर हो गया भाग 5। यानी महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। और भाग 5 के अध्याय यानी किस अध्याय में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है? तो अध्याय 1 में किया गया है। अध्याय 1 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत यह दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यताएं रखता हो। तो इसका आंसर राष्ट्रपति। यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है, या भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी। इसका आंसर है महान्यायवादी। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को या महान्यायवादी को भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं किसके बराबर हैं? यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं किसके बराबर हैं। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हैं। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यताएं महान्यायवादी की है।
यदि किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाना है तो उस व्यक्ति की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, महान्यायवादी के पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है 76। इसका आंसर क्या है? 76। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 76। किसका 76? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है या महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? यानी महान्यायवादी कितने वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं, महान्यायवादी का कार्यकाल अनिश्चित होता है। न्यायवादी के कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल इतना उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(4) में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका आंसर हो गया कार्यकाल अनिश्चित है। कार्यकाल अनिश्चित है। कार्यकाल अनिश्चित यानी महान्यायवादी का कार्यकाल अनिश्चित है, अनिश्चित कार्यकाल है। इसमें भारतीय संविधान में कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, केवल इतना कहा गया है कि महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। और वह किस में लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(4) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, महान्यायवादी को उसके पद से हटाने का तरीका क्या है? यानी महान्यायवादी को उसके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है? तो इस बारे में भी भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी को उसके पद से हटाने की व्यवस्था और किस आधार पर महान्यायवादी को उसके पद से हटाया जाएगा, इस बारे में भी भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल यही कहा गया है कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति जब चाहे तब उसके पद से हटा सकता है, यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है, संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में केवल इतना उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहे अपने पद पर रह सकता है और जब भारत का राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसको सुनवाई का अधिकार है? यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी अदालत में यानी किसी भी न्यायालय में किसकी बात सुनी जा सकती है? कानून से संबंधित विषयों के मामले में भारत सरकार की तरफ से जो कार्य उसे सौंपे गए हैं उनके संबंध में भारत की किसी भी अदालत में और किसी भी क्षेत्र में किसकी बात सुनी जाती है या किसकी बात सुनी जा सकती है? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसको सुनवाई का अधिकार है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। और इस बात का उल्लेख भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(3) में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में
भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कौन भाग ले सकता है? यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में या संसद के दोनों सदनों में या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बोलने का अधिकार रखता है। उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे वहाँ पर मत देने का अधिकार नहीं है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है। यानी इस बात का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। महान्यायवादी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। यानी जब वोटिंग की बात आती है, सदन में वोटिंग होती है, तो महान्यायवादी सदन में वोटिंग नहीं कर सकता, मताधिकार उसे नहीं है, वह मतदान नहीं कर सकता है। 11 है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी भारत की संसद को संसद के सदस्यों के अतिरिक्त कौन संबोधित कर सकता है? यानी भारत सरकार का ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जिसे संबोधित करने का अधिकार है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं महान्यायवादी। इसका आंसर है महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी कानून के मामलों में या कानून से संबंधित विषयों के बारे में भारत की संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या महान्यायवादी को संसद के सदस्यों की संयुक्त बैठक में मतदान करने का अधिकार है? यानी क्या भारत के महान्यायवादी को जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतदान का अधिकार है? तो इसका आंसर है नहीं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतदान का अधिकार नहीं है। उसे कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे सदन में बोलने का अधिकार है, मीटिंग में वह बोल सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर नहीं। महान्यायवादी को सदन में मतदान का अधिकार या संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? यानी एक गैर सदस्य के रूप में, गैर सदस्य से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, जो सांसद नहीं है, सदन के सदस्य के रूप में मीटिंग में भाग नहीं लेता है, फिर भी वह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो वह कौन सा सदस्य है? महान्यायवादी। तो इसका आंसर है महान्यायवादी। इसका आंसर है महान्यायवादी। यानी भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से कौन पेश होता है? यानी भारत सरकार से संबंधित मामलों के बारे में यदि कानूनी विषयों पर कोई बात आती है या कानूनी विषयों पर सलाह की बात आती है या भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, तो कौन भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है? तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर महान्यायवादी। इसका आंसर महान्यायवादी। महान्यायवादी इसका आंसर है महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 15, क्या महान्यायवादी सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण कर सकता है? यानी क्या भारत का महान्यायवादी जब तक भारत की सरकार उसे अनुमति न दे किसी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। भारत का महान्यायवादी किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में कोई पद स्वीकार नहीं कर सकता। इसका आंसर हो गया नहीं।
इसका आंसर नहीं। यानी भारत का महान्यायवादी सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या महान्यायवादी को सरकार के द्वारा निजी विधिक अभ्यास से तात्पर्य है प्राइवेट प्रैक्टिस, निजी विधिक अभ्यास से रोका जा सकता है? यानी क्या महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या निजी विधिक अभ्यास न्यायालय में कर सकता है, अदालत में वकील के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, महान्यायवादी को भारत सरकार इस संबंध में नहीं रोक सकती। महान्यायवादी अपनी निजी विधिक प्रैक्टिस कर सकता है। महान्यायवादी किसी भी अदालत में, सर्वोच्च अदालत में या उच्चतम न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर सकता है या एक एडवोकेट के रूप में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं। इसके प्रश्न को मैं पुनः पढ़ दूं, क्या महान्यायवादी को सरकार के द्वारा निजी विधिक अभ्यास से रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया नहीं, महान्यायवादी को निजी विधिक अभ्यास से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब महान्यायवादी नियुक्त हुआ था तो भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? किस व्यक्ति को भारत सरकार ने पहला महान्यायवादी नियुक्त किया? तो इसका आंसर है MC सीतलवाड़, यानी MC सीतलवाड़ को पहला महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। MC सीतलवाड़ का पूरा नाम मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ है। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ को भारत का पहला महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। और उसे कब नियुक्त किया गया था? उसे 28 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था। और वह कब तक अपने पद पर रहा? वह 1 मार्च 1963 तक अपने पद पर रहा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ को नियुक्त किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? यानी वर्तमान समय में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का महान्यायवादी R वेंकट रमनी है। कौन है? R वेंकट रमनी। तो इसका आंसर हो गया R वेंकट रमनी भारत का वर्तमान महान्यायवादी है। और R वेंकट रमनी को कब नियुक्त किया गया था? R वेंकट रमनी को 1 अक्टूबर 2022 को R वेंकट रमनी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। और संख्या की दृष्टि से ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। यानी कौन से महान्यायवादी हैं? 16वें। क्वेश्चन नंबर 19, महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में, यानी महान्यायवादी जब अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो उसे कौन उसकी सहायता करता है? यानी उसे कौन सहायता देता है? तो महान्यायवादी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में भारत का सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की इस कार्य में हेल्प करता है, इस कार्य में सहायता करता है। और इसके बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी महान्यायवादी की सहायता करता है। यानी ये दो पदाधिकारी, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी को उसके कर्तव्यों के दायित्व में सहायता करते हैं, उसके कर्तव्यों के दायित्व में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला सॉलिसिटर जनरल
कौन था, यानी भारत का पहला सॉलिसिटर जनरल कौन था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला सॉलिसिटर जनरल C.K. दफ्तरी था। कौन था? तो इसका आंसर हो गया C.K. दफ्तरी। C.K. दफ्तरी भारत का पहला सॉलिसिटर जनरल था। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के रूप में C.K. दफ्तरी को कब नियुक्त किया गया था? तो उसे कब नियुक्त किया गया? उसे भी 28 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था। और उसका कार्यकाल कब तक रहा? उसका कार्यकाल 1 मार्च 1963 तक रहा। कब तक रहा? 1 मार्च 1963 तक रहा। यह कार्यकाल महान्यायवादी का भी था, यानी महान्यायवादी का कार्यकाल भी 1 मार्च 1963 तक रहा और सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल भी 1 मार्च 1963 तक रहा। परंतु मैं आपको यह भी बता दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल कौन है, यानी वर्तमान समय में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता वर्तमान समय में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं।